डियर स्टूडेंट्स, एडेफिक फैक्टर का ये दूसरा वीडियो अब आपके सामने है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सोइल प्रोफाइल्स के बारे में, होरिजन्स के बारे में और मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में मुख्य रूप से बातें की थी। एडेफिक फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे चलते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो दूसरे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स, सोइल एयर, सोइल वाटर, टेम्परेचर, पीएच, सोइल ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स हैं वो प्लांट के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से वो अपना प्रभाव है वो प्लांट के ऊपर डालते हैं और प्लांट की जो लाइफ है वो प्रभावित होती है। तो ये एडेफिक फैक्टर का सेकंड पार्ट है जो इस वीडियो में लेकर हम आपके सामने हैं। ये आपका सेकंड सिलेबस है जिसमें से हम ये रेड वाला पार्ट है वो चल रहा है और अब करीब करीब कंप्लीशन पर है। इस वीडियो के बाद में बायोटिक फैक्टर्स है वो आपका शेष बचेगा और उसके साथ ही आपकी ये यूनिट है वो कंप्लीट है, वो हो जाएगी। एडेफिक फैक्टर्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, ये मिट्टी से संबंधित है, सोइल से संबंधित है। सोइल संबंधित जो बातें हम लोग करते हैं वो सारी की सारी एडेफिक फैक्टर्स में आती है और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सोइल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। मिनरल मैटर्स जो 40% होते हैं मिट्टी के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर्स 10% है, सोइल वाटर 25% है और सोइल एयर है वो 25% है। अगर हम चारों की कंपैरिजन करें, ऑर्गेनिक मैटर्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, 10% है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर का होना, कार्बनिक पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी है। 100 में से केवल 10% फिर भी बहुत ज़रूरी है अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी करनी है। तो इन चारों में से पिछले वीडियो में हम लोग मिनरल मैटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है ये सेकंड पार्ट से हमारा शुरुआत हो रही है और ये ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में शुरुआत हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर्स कहाँ से बनते हैं? शुरुआत में ये प्लांट्स के द्वारा मिट्टी से लिए जाते हैं और मिट्टी से लेने के बाद में जब प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड बनता है, प्लांट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है और उनको कंज्यूमर्स जो उस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो एनिमल्स, हार्बीवोर्स है, उसके बाद कार्निवोर्स है, ये सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब प्लांट्स की और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मिनरल्स यानी ऑर्गेनिक मैटर्स है वो मिट्टी से आए हैं और वापस वो मिट्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर 2 शब्दों के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, एक ह्यूमस के बारे में, एक मिनरल्स के बारे में, कि दोनों है वो क्या चीज़ें होती है। तो ये दोनों का फ़र्क है वो कहाँ जाकर हम लोगों को मालूम चलेगा, ये बात भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो जो सैंडी सॉइल होती है रेगिस्तान में हमारे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा है वो 1% से भी कम होती है और जो पीटी सॉइल, कहने का मतलब जो दलदल वाली सॉइल होती है, उसमें ये 90% तक हो जाता है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है वो दोनों टाइप की मिट्टी में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सैंडी सॉइल के अंदर 1% से भी कम जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसी के कारण से हमारे रेगिस्तान में प्लांट की ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होने के कारण से। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सैंडी सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो अपने अंदर नहीं रख पा रही है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के पर्टिकुलरली और एनिमल्स के, वो एक पर्टिकुलर समय में, जैसे कि साहब आज वो टूट कर नीचे गिरे हैं और कल वो वहाँ से सफाई कर दी गई है तो सारे के सारे एक दिन में मिल गए हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी समय है वो लगता है। जब कोई भी पार्ट टूट कर ज़मीन पे गिरता है
तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी एक्टिविटी है वो प्रारंभ करता है। वो एक्टिविटी प्रारंभ करता है, उसके पश्चात उन पार्ट्स को क्या आप पहचान पा रहे हो या वो अपनी पहचान खो चुके हैं, उसके आधार पे हम उन पार्ट्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा लीटर, दूसरे को हम कहते हैं डफ और तीसरे को हम कहते हैं ह्यूमस। तीनों में डिफरेंस देखिए आप। जो लीटर है ये बिल्कुल से फ्रेश पार्ट है, जो डेड पार्ट प्लांट से टूटकर नीचे गिरा है, अभी अभी गिरा है, और उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक उसके ऊपर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, तभी हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इस टूटे हुए पार्ट को जो ज़मीन पर गिर गया है, इसको हम लीटर के नाम से जानते हैं। समय के साथ उसके ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लगते हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करने के लिए, और जब वह मटेरियल थोड़ा सा डिकम्पोज्ड हो जाता है, आंशिक रूप से डिकम्पोज्ड हो जाता है, निश्चित रूप से इस प्रोसेस के अंदर समय लगता है, मौसम का भी बहुत प्रभाव होता है। ये सारी प्रोसेस है उस डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने का काम करती है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो ब्रेक होकर टूटकर जो मटेरियल नीचे गिरा है, हम उसको पहचान सकते हैं। भले ही उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन शुरू हो गया हो, लेकिन हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो टर्म हम लोग यूज करेंगे उसको हम डफ के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रोसेस में हम आते हैं, क्योंकि समय के साथ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो धीरे धीरे पार्शियल होकर वो कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल वापस मिट्टी में मिल गया है और ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया है, जो कि गहरे रंग की होती है और कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो जाती है। और अब इस मटेरियल को हम पहचान नहीं पाते हैं। और ये किसके कारण से हुआ? निश्चित रूप से डिकम्पोजिशन यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण से ये सब पर संभव हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 टर्म्स हैं, तीनों में आप डिफरेंस करके देखने का प्रयास कीजिए। लीटर, जो प्लांट से टूटकर मटेरियल अभी अभी गिरा है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। सेकंड डफ, पार्शियली डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है लेकिन हम उसको पहचान सकते हैं, उस मटेरियल को पहचान सकते हैं। तीसरी ह्यूमस, कंप्लीटली डिकम्पोजिशन हो गया है, अब उस पर्टिकुलर पार्ट को हम पहचान नहीं सकते कि साहब ये क्या था, लीफ थी, स्टेम था, फ्रूट था या कुछ और कोई पार्ट था, अब वो हमारी पहचान में नहीं आ रही है। तो इस कंप्लीट जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हम बात कर रहे हैं कि मिनरल्स है वो प्लांट सोइल से लेता है, और अभी जो हमने देखा है ये वापस प्लांट का पार्ट टूटने के पश्चात जो अलग अलग प्रोसेस अभी हमने देखी थी उसके द्वारा वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं। ह्यूमस बनने के बाद में जो प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई है, और उसके बाद जो ह्यूमस बनी है, और ह्यूमस बनने के बाद में मिनरल्स उससे अलग हो जाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जो ह्यूमस बनी है वो अगले प्रोसेस है वो मिनरल्स में कन्वर्ट होने की होती है, और उसी को हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समराइज्ड करने का प्रयास करें तो ये एक रेखीय डायग्राम है वो आपके सामने आ रहा है। जैसा मैंने कहा था, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल है वो ज़मीन पर आकर गिर गए हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, और वो पार्ट्स अब ह्यूमस में कन्वर्ट हो गए हैं। उस ह्यूमस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसको हम ह्यूमिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये ह्यूमस है वो मिनरल्स में बदल जाती है, इसको हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कई बार एग्ज़ाम में ये दोनों टर्म्स है वो आपसे पूछी जा सकती है कि ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमस बनने की जो प्रोसेस है उसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और उसमें से मिनरल्स में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो अच्छे से हमें मालूम होने चाहिए। ह्यूमस सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, उसके गुणों के आधार पे।
कि कौन सी ह्यूमस है वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा उसको हम यूज कर सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को फेवर करती है। उसके आधार पे ह्यूमस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मोर ह्यूमस और दूसरे को हम कहते हैं मल ह्यूमस। मोर ह्यूमस एंड मल ह्यूमस दोनों में क्या डिफरेंस है, 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। जो मोर ह्यूमस है वो मिट्टी के अंदर जो डिकम्पोजर्स है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, और जो मल ह्यूमस है वहाँ पर डिकम्पोजर्स है वो ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत अच्छी तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी की ह्यूमस है वो बनकर हमारे सामने आएगी। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हो कि जो ह्यूमस की लेयर्स है मोर ह्यूमस के अंदर वो सॉलिड होती है और नॉन पोरस होती है, मतलब पोर विहीन होती है। और पोर विहीन होने के कारण से हवा का जो आवागमन है वो पर्टिकुलरली नहीं हो पाता है, और जो सतह है वो सॉलिड है। और मल ह्यूमस में आप देख रहे हो ह्यूमस की जो लेयर्स है वो लूज है यानी ढीली है, और पोरस का मतलब है वहाँ पर रंध्र बने हुए हैं, हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो पाता है। 3 नंबर में हम देखते हैं कि स्लो डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि पहले पॉइंट में हमने देखा था कि जो डिकम्पोजर्स है वो कंपेरेटिवली कम है। कम होने के कारण से डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो धीरे होती है, और मल ह्यूमस में डिकम्पोजर्स ज़्यादा है, उसके कारण से प्रोसेस है वो फास्ट होती है। 4 नंबर में हम आ जाते हैं, मोर ह्यूमस के अंदर मिनरल्स कंपेरेटिवली कम होते हैं। मल ह्यूमस के अंदर मिनरल्स और ह्यूमस बराबर मात्रा में होते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोर ह्यूमस होती है उसके अंदर जो अर्थवॉर्म्स हैं, केंचुए, जो ह्यूमस की प्रोसेस को अंजाम देते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अंजाम देते हैं, वो नहीं होते हैं। और जो मल ह्यूमस है उसमें अर्थवॉर्म्स है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों को कंपेयर करने के बाद में जो 5 पॉइंट्स हैं उनको कंपेयर करने के बाद में हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मल ह्यूमस है वो प्लांट को ज़्यादा फेवर करेगी मोर ह्यूमस के मुकाबले में। तो ये दोनों के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों के डिफरेंस के बारे में, या दोनों में से कौन सी ह्यूमस है वो ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि मल ह्यूमस है वो ज़्यादा सूटेबल है। क्यों सूटेबल है, ये 5 पॉइंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ह्यूमस की इम्पोर्टेंस इन जनरल अगर हम जानने का प्रयास करें तो जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है निश्चित रूप से वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उस पर्टिकुलर मिट्टी में ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये है ह्यूमस ज़्यादा होने के कारण से आयन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी उस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है। और आगे चलकर अगर हम बात करें तो ह्यूमस सॉइल के अंदर पर्टिकुलरली प्लांट्स के सेंस में बात कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के लिए ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जो सॉइल ह्यूमस होती है। इसके अलावा अगर हम आगे और चलकर बात करें, जो चिकनी मिट्टी होती है वो ह्यूमस के साथ एसोसिएटेड होती है और एक समुच्चयन के रूप में वो अपना एक बना के रखती है। यहाँ पर जब क्ले सोइल की बात आएगी तो इसके बारे में हम आगे चलकर भी बात करेंगे कि अगर पर्टिकुलरली वो क्ले सोइल ही होगी तो वो ज़्यादा सूटेबल है, वो प्लांट के लिए नहीं हो पाती है। उसमें ह्यूमस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमस है वो सोइल की जो एरिएशन है, हवा का आवागमन है, प्लस पोरोसिटी पानी का आवागमन है, उसको बढ़ाने का काम करती है। और ह्यूमस के कारण से ही मिट्टी के अंदर वो पानी का जो परकोलेशन है, आवागमन है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। ह्यूमस ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से पानी का आवागमन है, परकोलेशन है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमस है वो प्लांट के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। किस तरह से इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिट्टी में ह्यूमस का होना बहुत ज़रूरी है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अब हम सोइल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सोइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, रोटिफर्स है, नेमेटोड्स है, अर्थवॉर्म्स है,
और दूसरे बहुत सारे जानवर, एनिमल, छोटे जानवर हैं, वो उसके अंदर पाए जाते हैं। जो अभी हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अभी बैक्टीरिया की बात की, हमने अर्थवॉर्म्स की बात की, और उसमें हम फंजाई की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि फंजाई भी सेलुलोस, जो डेड पार्ट्स होता है लकड़ी का, वुड का, उसके अंदर एक सेलुलोस नामक एंजाइम को सिक्रेट करके उसको गलाने का काम करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है। इसके अलावा जो दूसरे एल्गी है, प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स हैं, ये सारे के सारे जो दूसरे टाइप के जो प्लांट्स हैं, ये वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, जो कि वनस्पति के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मिट्टी की जो बनावट है वो इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रभावित होती है जो मिट्टी में प्रेजेंट होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, इसके अलावा डिकम्पोजिशंस का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने 2-3 स्लाइड पहले बात की थी, एंटीबायोसिस का काम कर रहे हैं, जो कि एक तरह से मिट्टी की जो बनावट है उसका निर्धारण है वो इनके द्वारा होता है कि वो मिट्टी फर्टाइल होगी या फर्टाइल नहीं होगी। इसलिए ऑर्गेनिजम्स का होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में बात की है। अब इसको हम आगे और बढ़ाते हैं, 3 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, और ये है आपका वाटर इन द सोइल, जो कि 25% है, ये अपनी वैल्यू रखता है, क्वांटिटी रखता है। पानी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी ही जीवन है। जब पानी है तभी जीवन होगा, अन्यथा जीवन नहीं होगा, भले ही वो प्लांट हो, भले ही वो एनिमल हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें 90% के आसपास है वो पानी होता है। और जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोगों को या प्लांट को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है वो सारी की सारी पानी की प्रेजेंस में ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी का क्या महत्व है ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, और जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट है, वेजिटेशन, और जो भी प्रक्रिया है वो सारी की सारी पानी की प्रेजेंस पे या पानी के द्वारा ही संचालित होती है। यहाँ पर एक शब्द अब लिखा हुआ आ रहा है, हाइग्रोस्कोपिसिटी। जो पानी, मिट्टी के अंदर जो पानी पौधे के लिए उपलब्ध है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उस मिट्टी के सॉइल पार्टिकल्स के साइज पे ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके पार्टिकल का में कितनी क्लोजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने पानी है वो वहाँ पर आकर रुकेगा। जिन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वहाँ पर पानी कम रुकता है, और जिनका पार्टिकल का साइज छोटा होता है वहाँ पर कम ज़्यादा पानी रुकता है। और यही कारण है कि जो सैंडी सॉइल होती है उनका पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण से पानी रुक नहीं पाता है, सीधा नीचे चला जाता है, और जो पार्टिकल का साइज छोटा होता है उससे पानी है वो रुक जाता है। और इसी कारण से हमारी जो सैंडी सॉइल है वो पानी को कम रिटेन कर पाती है। इस कारण से हमारे वाली है वो फिजिकली ड्राई सॉइल होती है, भौतिक रूप से वो शुष्क मृदा है वो होती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर से भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो वो एक दोनों मिलकर एक कोलोइडल सिस्टम है वो बना लेते हैं, जो पानी को ज़्यादा रोकने की कैपेसिटी है वो रखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण से इस प्रकार की सिचुएशन होती है, और ये जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो हो जाती है, और उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह के पानी का जो रुकना है वो हाइग्रोस्कोपिसिटी के नाम से जाना जाता है। और जो लार्जर होगा, रिलेटिव सरफेस अगर इस तरह से ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से हाइग्रोस्कोपिसिटी है वो भी ज़्यादा है वो हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो बात बताई गई है सॉलिड पार्टिकल्स के सेंस में बात बताई गई है कि ये पार्टिकल्स पार्टिकल्स किसके, सोइल पार्टिकल्स, तो इसकी जो पावर है पानी को एब्जॉर्ब करने की
सरफेस के माध्यम से, उसी के आधार पर हमने यह हाइग्रोस्कोपिसिटी वर्ड है वो यहाँ पर यूज किया है। मिट्टी में कितने टाइप के पानी हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। बरसात के माध्यम से जो पानी है वो हमारे पास में आ रहा है, क्या सारा का सारा पानी है वो पौधे के लिए उपलब्ध होता है? बिल्कुल से नहीं होता है। बहुत सारा पानी है वो बहकर नदियों में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, डीपर लेयर ऑफ सॉइल मिट्टी के नीचे चला जाता है। सारा का सारा पानी है वो पौधे के काम में नहीं आ रहा है। कितना पानी पौधे के काम में आ रहा है उसके आधार पे हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका होलार्ड। होलार्ड का मतलब ये है मिट्टी में जितना भी पानी प्रेजेंट है, टोटल वाटर को हम लोग होलार्ड के नाम से जानते हैं। और उस टोटल वाटर में से प्लांट के लिए जो उपलब्ध पानी है उसको हम क्रिसार्ड के नाम से जानते हैं। और जो पानी पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है उसको हम इकार्ड के नाम से जानते हैं। तीनों टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। होलार्ड मतलब टोटल पानी, क्रिसार्ड का मतलब जो पौधे के लिए उपलब्ध है, और इकार्ड का मतलब जो पानी उपलब्ध नहीं है पौधे के लिए। तीनों टर्म्स बहुत क्लियर है, वो हमें मालूम है, वो होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और टर्म्स आपके सामने आ रही है, ये भी सॉइल वाटर के सेंस में अक्सर काम में ली जाती है, जिसमें पहली आ रही है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरी फील्ड कैपेसिटी, तीसरा मॉइस्चर इक्विवेलेंट, चौथा हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, पांचवा विल्टिंग कॉफिशिएंट। इनके बारे में भी अक्सर है वो पूछा जाता है। नंबर 1 वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि उस कोई भी पर्टिकुलर सोइल है उसमें कितना पानी अवेलेबल है, कितना पानी उसमें रुका हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि पानी को नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है, उस खींचने के बाद में जो मिट्टी में पानी में बच गया है उस पानी को हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं कि पर्टिकुलर मिट्टी में पानी कितना रुका हुआ है। जैसा कि पिछले वाली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, सैंडी सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निश्चित रूप से कम होगी और क्ले सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं फील्ड कैपेसिटी। बरसात होने के पश्चात पानी है वो डीपर लेयर में चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, और उसके बाद में जो अपर लेयर्स के अंदर किसी भी फॉर्म में पानी जो रुका हुआ है वो उस पर्टिकुलर की फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाएगा। इसको आगे चलकर फिर बात करेंगे। फील्ड कैपेसिटी में कौन कौन से टाइप के पानी है वो इसमें शामिल होते हैं। किसी भी रूप में पानी का अपर लेयर्स में रुकना है वो फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाएगा। 3 नंबर में हम आ रहे हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट के लिए। मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर 1000 टाइम्स बढ़ाने के पश्चात मिट्टी के अंदर जो पानी बच जाता है उसको हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। बहुत क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, 1000 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने के बाद में भी जो रिमेनिंग वाटर मिट्टी में रुका हुआ है उसको मॉइस्चर इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। 4 नंबर पे हम आ रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि इस शुष्क ड्राई सॉइल को अगर हम वातावरण में रखते हैं तो वातावरण की नमी को वो मिट्टी सोखेगी या नहीं सोखेगी। जितनी भी वो मिट्टी सोख पाती है ये उसके हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। किसी भी ह्यूमिड वातावरण में अगर हम अपने कपड़े सुखा दें तो वो हमें थोड़े से गीले दिखाई देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, हमें एहसास लगेगा कि हमारे कपड़े कुछ कुछ गीले से हो रहे हैं। उसी तरह से मिट्टी भी उस नमी को सोखने का काम करती है और उसी को हम हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। 5 नंबर में हम आते हैं विल्टिंग कॉफिशिएंट। विल्टिंग कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि जब प्लांट एक ग्रो कर रहा है और जब प्लांट मुरझाना स्टार्ट करता है उस वक्त मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है परसेंटेज में। प्लांट के मुरझाने के समय मिट्टी में उपलब्ध पानी की परसेंटेज में मात्रा कितनी है उसको हम विल्टिंग कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। हम कह देंगे साहब 5% पानी था और 5% पानी में भी प्लांट मुरझा गया, तो ये जो 5% है ये उसके विल्टिंग कॉफिशिएंट कहलाएगी। अब 5% में क्यों मुरझा गया? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है वो 5% से ज़्यादा थी। अगर ज़्यादा होती तो शायद वो नहीं मुरझाता,
लेकिन वो 5% होने के कारण से वो मुरझा गया। तो उस मुरझाने के समय जो परसेंटेज की मात्रा है उसको हम विल्टिंग कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम आगे चलकर वापस बात करते हैं, जैसा मैंने कहा था फील्ड कैपेसिटी के बारे में। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रेविटेशनल वाटर को छोड़ के, और ये सभी का टोटल है। किसी भी रूप में पानी अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो उन सब का टोटल है वो फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाएगा। इसमें आप पहले पॉइंट में आप देख रहे हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक सूत्र के माध्यम से देखना चाहते हैं तो फील्ड कैपेसिटी माइनस नॉन अवेलेबल वाटर। नॉन अवेलेबल वाटर का मतलब क्या हुआ, जो पानी नीचे चला गया, जो पानी ऊपर बचा है उस पर्टिकुलर मिट्टी में, अब वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ गया। कहने का मतलब फील्ड कैपेसिटी का एक सब पार्ट आप इसको कह सकते हो। दूसरे में आप देखिए फील्ड कैपेसिटी बराबर कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर का मतलब ये है कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो केशिकाएं बनी होती है कैपिलरी, उनके अंदर जो पानी रुका हुआ है, इसके अलावा जो वातावरण की नमी को सोख कर पानी आ रहा है, जैसा कि हमने शुरू में कहा किसी भी रूप में पानी आ रहा है, वो सारे के सारे फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाएगा। तीसरे पॉइंट में आप आइए नॉन अवेलेबल वाटर, जो कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। पानी उपलब्ध है लेकिन प्लांट उसको यूज नहीं कर पा रहा है, केवल पार्टिकल्स के साइज पे थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, नमी के कारण से हल्की सी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। और लास्ट में आपका आ रहा है वापस वही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी बराबर कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक, दोनों को मिलाकर एक टर्म वापस से आपके सामने आ रही है। तो ये अलग अलग फॉर्मूलों के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से पानी है वो उपलब्ध होता है। कितना पानी मिट्टी में है उसका अगर हम वर्गीकरण करें तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा है आपका कैपिलरी वाटर, और तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, और लास्ट में है आपका केमिकली बाउंड वाटर। चारों में क्या फ़र्क होता है देखिए। पहला आ रहा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पर्टिकुलरली सामान्यतः ये पानी पौधे के लिए उपलब्ध है वो नहीं होता है। सोइल पार्टिकल के चारों तरफ एक फिल्म के रूप में ज़रूर प्रेजेंट होता है, जो केवल पार्टिकल्स के चिपका हुआ होता है, ये आप कह सकते हो। एंड जो इजीली है उस हालांकि रिमूव नहीं होता है, लेकिन प्लांट के लिए अवेलेबल भी नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पानी है वो प्लांट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होता है। जस्ट एक थिन फिल्म के रूप में पार्टिकल्स के ऊपर है वो प्रेजेंट रहता है। सेकंड में हम आते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर है वो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो केशिकाएं बनी हुई होती, कैपिलरीज बनी होती है सोइल पार्टिकल के बीच में, वहाँ पर ये पानी है वो रुका हुआ होता है, और ये वनस्पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक तरह से रिजर्वर की तरह काम करता है। प्लांट जब वहाँ पर ग्रो कर रहा होता है, निश्चित रूप से ये प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं ग्रेविटेशनल वाटर में। ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब ये होता है कि जब बरसात होती है तो बरसात होने के पश्चात अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से ज़्यादातर पानी है वो नीचे चला जाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाने के पश्चात में जो पानी है वो थोड़ा बहुत अगर बच गया है तो वो प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके आधार पे जो हेवी सोइल होगी निश्चित रूप से वो प्लांट के लिए निश्चित रूप से हार्मफुल होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी रुक जाता है। जैसा कि हम पर्टिकुलरली क्ले के सेंस में बात कर रहे थे, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होने के कारण से ज़्यादा पानी वहाँ पर रुक जाता है, और ज़्यादा पानी रुकने के कारण से उसमें एरिएशन नहीं होता है, वायु का आदान प्रदान नहीं होता है, और उस कारण से वो नुकसान पहुंचाने का काम करती है। निश्चित रूप से पानी ज़्यादा है लेकिन एयर नहीं होने के कारण से वहाँ पर प्रॉब्लम है वो हो जाती है। और लास्ट में हम आते हैं केमिकल बाउंड वाटर, और ये पर्टिकुलरली हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के रूप में, जो पर्टिकुलरली आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, उसके रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये पर्टिकुलर पानी भी प्लांट के लिए
उपलब्ध है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो भी पानी उपलब्ध है वो सारा का सारा पानी है वो पौधे के लिए उपलब्ध है, वो नहीं हो पाता है। उस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली उस वाले पॉइंट में हमें ये कहना पड़ेगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसमें पानी भी होना चाहिए और साथ में एयर भी होनी चाहिए, तब जाके प्लांट के लिए वो फेवरेबल हो सकता है। तो उस पानी वाले पॉइंट को अब हम एयर में ले जाते हैं, जो कि 4 नंबर का पॉइंट है आपका सॉइल एयर। और सॉइल एयर भी 25% होनी चाहिए। पानी का मूवमेंट, रेस्पायरेशन, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एयर के बिना संभव नहीं हो पाती है। ज़मीन के नीचे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि ह्यूमस से न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में रिलीज कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीवित रहने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। आप समझ सकते हो कि हवा कितनी महत्वपूर्ण है। पानी बहुत है, अगर हवा नहीं है तो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वहाँ पर एयर का होना ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। हम लोग जब टाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो हम लोग सामान्यतः पिपेट काम में लाते हैं, ब्यूरेट एंड पिपेट। और पिपेट में जब हम केमिकल्स को सक करते हैं, मुंह से खींचते हैं और उसके बाद में हम एक सिरे पे अंगूठे से दबा देते हैं, क्या वो केमिकल उस पिपेट से नीचे जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि उसमें अब हवा नहीं जा रही है। और अगर हमें वो रिलीज करना है केमिकल, तो हमें हमारा अंगूठा है वो धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। जब उसमें एयर इंटर होगी तब उस केमिकल का मूवमेंट है, वो घोल का मूवमेंट है, वो नीचे की तरफ होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मिट्टी में एयर का होना कितना ज़रूरी है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। पार्टिकल का साइज़ अगर कंपैरेटिवली उसमें एक मिक्सचर बनकर हमारे सामने आ गया हो, जैसे पहले हम लोगों ने बात की थी टेक्सचर वाले टॉपिक में, कि उसमें अगर सैंडी सॉइल भी है, क्ले सॉइल भी है और साथ में लोम सॉइल भी है, तो ये सब चीज़ें में स्लिट सॉइल भी है, तो ये सब चीज़ें मिलकर है वो एरिएशन को भी बढ़ावा देती है और पानी को रोकने का भी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं मिलकर अगर एक साथ में काम करे तो प्लांट की ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है। निश्चित रूप से जो रूट है जो ज़मीन के नीचे रहती है उसको सांस लेने की भी आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पर एयर नहीं होगी, पार्टिकल्स के बीच में एयर नहीं होगी, तो वो प्लांट रूट है वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा और रूट है वो धीरे धीरे डेड हो सकती है, मृत हो सकती है। इसलिए ज़मीन के ऊपर जो एयर है उसके मुकाबले में ज़मीन के नीचे जो एयर है वो भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है। निश्चित रूप से जब रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ी जाती है। और अगर ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो रूट के लिए भी और वहाँ पर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी वो नुकसानदायक है वो हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन का होना, एयर का आदान प्रदान होना, इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक अच्छी वनस्पति है, वनस्पति कवर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, एयरेशन के टॉपिक में अंदर एयर के अंदर हम लोग सॉइल टेम्परेचर के बारे में भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर है वो सारी प्रोसेस को प्रभावित करने का काम करता है। कितना पानी है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेस्पायरेशन की जो रेट है वो कंपेरेटिवली है वो कम हो जाती है। और ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के ऊपर अपना प्रभाव है वो डालता है। जैसा मैंने कहा ये वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने का काम करता है। और जब ग्रोथ प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से जो इलोंगेशन हो रही है सेल्स के अंदर वो भी है वो प्रभावित होगी। और जो नए एरिया में सॉइल का जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। सॉइल टेम्परेचर हम लोग देखते हैं गर्मी में 50-55 डिग्री है, सर्दी के अंदर माइनस में टेम्परेचर है, तो क्या उन दोनों परिस्थितियों के अंदर प्लांट नॉर्मल बिहेव कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता है। जब हम
जो मानव है, जो एनिमल्स है, वो ही नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, तो बेचारे तो बहुत प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होने के कारण से वो ज़्यादा इजीली परफॉर्म है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का बना होना ज़रूरी है। लो एकदम से लो भी होना नहीं चाहिए और एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो उसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि वो जर्मिनेशन की प्रोसेस को भी प्रभावित करने का काम करता है, रूट की ग्रोथ को भी प्रभावित करने का काम करता है, और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है उन सब को प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए सोइल टेम्परेचर है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर वातावरण के अंदर टेम्परेचर 55-60 डिग्री है तो सोइल सरफेस के ऊपर टेम्परेचर निश्चित रूप से 5 से 10 डिग्री ज़्यादा होगा। और यही हाल अगर हम सर्दी के दिनों में देखें, सर्दी का टेम्परेचर मान लीजिए वातावरण में 15 डिग्री है तो मिट्टी का टेम्परेचर है उसके मुकाबले में कम होगा। तभी तो सर्दी के दिनों में हमें मिट्टी ठंडी लगती है और गर्मी के दिनों में मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं टेम्परेचर से रिलेटेड बातें हैं जो अभी मैं आपको बतला रहा था, जर्मिनेशन के बारे में, रूट ग्रोथ के बारे में, और ये अलग अलग स्पीसीज़ के ऊपर अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब एक प्लांट के ऊपर जो बात लागू होती है वो सभी पौधों पे एक साथ लागू होगी। ये केवल खुद के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें टॉलरेंस की पावर है वो कितनी है। और जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है ये भी सॉइल टेम्परेचर के द्वारा है, वो कम टेम्परेचर पर प्रभावित होती है, और निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं और अल्टीमेट होकर प्लांट ग्रोथ है वो इन सब चीज़ों के द्वारा प्रभावित होती है। सूर्य की जो डायरेक्ट रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पर आ रही है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन के रूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अभी मैं बातें कर रहा था, उससे प्रभावित हो रही है। और कितनी रेडिएशंस उस पर्टिकुलर मिट्टी में होगी, वो उस मिट्टी का कलर कैसा है, उसकी टेक्सचर कैसी है, किस साइड के अंदर रेडिएशंस ज़्यादा हो रही है, पानी की मात्रा उस पर्टिकुलर में कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं वो टेम्परेचर कितना होगा उसको प्रभावित करने का काम करेगी। अगर मिट्टी डार्क कलर की ज़्यादा है तो निश्चित रूप से रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। अगर लाइट कलर्ड है तो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम आपको देखने को है वो मिल सकता है। इसलिए जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा प्रभावित होगा, ये कलर है, टेक्सचर है, स्लोप है, वाटर कंटेंट है, इन सब के द्वारा है वो प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, भले ही वो रूट की ग्रोथ हो और भले ही वो मिट्टी के नीचे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, और वो पॉइंट है आपका सोइल रिएक्शंस के बारे में। मिट्टी के अंदर कौन से आयंस ज़्यादा है उसके आधार पे उसकी एसिडिटी और एल्कलिनिटी डिसाइड होती है। अगर उसमें एच आयन ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो एसिडिक होगा। अगर उसमें OH आयन है तो निश्चित रूप से उसमें एल्कलाइन आइड ज़्यादा होंगे। और 7 के अंदर हम मानते हैं कि pH 7 जिसकी होती है वो न्यूट्रल सोइल होती है। 7 से नीचे वाली एसिडिक सोइल कहलाती है, 7 से ऊपर वाली है वो बेसिक सोइल कहलाती है। सामान्यतः अगर हम अपने आसपास के एरियाज़ में देखें तो जिस मिट्टी की pH 7 से लेकर 8.5 और 9 के आसपास होती है तो वहाँ की में प्लांट की ग्रोथ कंपैरेटिवली अच्छी हो पाती है, और अगर वो एसिडिक सॉइल हो गई है तो वहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती है। हाँ, कुछ प्लांट्स जैसे कि स्पेगनम ब्रायोफाइटा की अगर एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से स्पेगनम है वो एक एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गई है, जिसके अंदर भूमि है वो ज़मीन है वो हमारी बंजर हो जाती है, उस प्रकार की मिट्टी को हम रेत के नाम से जानते हैं। इस टेक्निकल टर्म के बारे में भी अक्सर है वो आपसे पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ वह मिट्टी जो एल्कलाइन ज़्यादा होने के कारण से बेरिन हो गई है, बेरिन का मतलब बंजर हो गई है, उसको रेह के नाम से जानते हैं। और पीएच किसी पर्टिकुलर मिट्टी की कितनी है उसके आधार पे हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहली है आपकी पर्टिकुलरली ये एसिडिटी के बारे में है। हाईली एसिडिक अगर सोइल है जिसकी पीएच 3.7 से लेस होना चाहिए, यहाँ पर लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर लाइकेंस और स्मॉल श्रब्स है वो ग्रो करेंगे। दूसरा है मोर एसिडिक का मतलब 3.4 से लेकर 4.5 तक,
यहाँ पर हेमलॉक और स्पर्श टाइप की वनस्पति है वो आपको देखने को मिलती है। 3 नंबर पे आ रही है एसिडिक, जो 4.5 से लेकर 5.5% 5.5 pH पाई जा रही है। वहाँ पर कॉनिफर्स और डिसिडुअस टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी। 4 नंबर पर पार्शियल एसिडिक है, 5.5 से लेकर 6.9 pH वाले, यहाँ पर डेसिडुअस टाइप के वेजिटेशन है वो पाई जाएगी। और 5 नंबर पर आप देख रहे हो न्यूट्रल और एल्कलाइन, यानी 7 से लेकर 8 पॉइंट तक, यहाँ पर ग्रासलैंड्स और दूसरे वनस्पति या प्लांट्स हैं वो वहाँ पर पाए जाएंगे। तो किस मिट्टी की पीएच कितनी है उसके आधार पर वहाँ पर वेजिटेशन का पैटर्न है या मेकअप है वो बनकर आता है। तो इस तरह से आप और हम देख सकते हैं कि जो एडिफिक सोइल का जो फैक्टर है, जो टॉपिक है, वो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारे सामने है। क्योंकि प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, प्लांट मिट्टी में ग्रो कर रहा है, इसलिए मिट्टी है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हाँ, वातावरण में ग्रो कर रहा है लेकिन उसकी एंकरिंग कहाँ हो रही है, मिट्टी में हो रही है। तो मिट्टी के कारक है वो उसके लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर बरसात के थ्रू वातावरण से पानी भी आ रहा है तो वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में जाने के बाद ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, ले पाएगा, उसके बिना है वो नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है कि एडिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए किस प्रकार से वो फेवरेबल होते हैं। तो ये था आज का वीडियो देखने के पश्चात आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अपने आप ही आपके पास है वो पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।